क्या हो अगर आपको रातों रात एक राज्य का एम्परर बना दिया जाए, जबकि यहाँ पर एक लड़की एम्परर बन ही नहीं सकती थी, उसे एम्परर बना दिया जाता है। यानी कि हमारी फीमेल लीड को बेचारी जीना तो चिल लाइफ चाहती थी, लेकिन उसके ग्रैंडफादर ने उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी थी। अब ना चाहते हुए भी उसे एक लड़के के रूप में यहाँ का एम्परर बनना पड़ता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब दुश्मन उसके पीछे होते हैं और यहाँ पर क्राउन प्रिंस था, वो उसके प्यार में लट्टू हो जाता है, जबकि उसे तो पता नहीं था जियांग एक लड़की है। क्या जुआन को कभी पता चल पाएगा कि जियांग एक लड़की है? क्या जियांग अपने राज्य को संभाल पाएगी एक लड़का बनकर? हेलो राजर्स, वेलकम बैक टू चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड को देख पाते हैं, जो कि हमें बता रही थी कि वो एक आम जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन उसके डैड की डेथ हो गई। इस वजह से उसे यहाँ का राज्य संभालना पड़ रहा है और वो अभी एक नकली प्रिंस बन रखी है। हमारी फीमेल लीड का नाम जियांग है। तभी यहाँ पर एक मेड भागती हुई उसके पास आती है और उससे कहती है कि बाहर की तरफ एक प्रिंस आया हुआ है, जो कि तुम्हें थ्रोन मिलने की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा है। जियांग कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? वो तो सीधा बाहर की तरफ आती है और एक नोटिस पूरी जनता को देते हुए कहती है कि आखिर कौन मुझे इस राजगद्दी से हटाना चाहता है। इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पर जियांग के डैड का जब आखिरी टाइम चल रहा था तो उन्होंने जियांग को एक जेट पेंडेंट दिया था और उससे कहा था कि तुम्हें जल्दी से जल्दी किसी ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो तुम्हें प्रोटेक्ट करे। लेकिन प्रेजेंट में जो सिक्स प्रिंस था वो जियांग से कहता है कि तुम एक नकली इंसान हो, तुम्हें जल्दी से जल्दी ये सिंहासन छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। और इतना कम नहीं था, वो तो जियांग के ऊपर हमला करने के लिए भी जाता है, लेकिन उससे पहले ही तभी यहाँ पर चुपके से कोई उसके ऊपर कुछ तो अटैक करता है छोटा सा, और ये सिक्स प्रिंस तो उसी छोटे से अटैक में नीचे बुड़क जाता है। और तभी हम उस बंदे को देख पाते हैं जिसने ये छोटा सा अटैक किया था। यही हमारी कहानी का मेन हीरो है और इसका नाम क्वान जियो झाओ है। क्वान तो यहाँ पर आते ही सभी जनता से कहता है कि आखिर कौन जियांग को उसके सिंहासन से हटाना चाहता है, मुझे अभी बताओ। लेकिन कोई भी कुछ बोलता नहीं है, सीधा घुटनों पर बैठकर उसे रिस्पेक्ट देते हैं। इससे जियांग को इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि वो तो उसे अकेले में मिलने को बुलाती है और उसके यहाँ पर आते के साथ ही वो तो नौटंकी करने लग जाती है और नौटंकी करते हुए उससे कहने लग जाती है कि मुझे तो काफी ज्यादा डर लगता है, कहीं मुझे इस सिंहासन के लिए मेरा बड़ा भाई मुझे खत्म ना कर दे। मैं बस चाहती हूँ कि तुम मुझे इसी तरीके से प्रोटेक्ट करते रहो। क्वान तो उसकी बिना बात सुने यहाँ से खड़ा होकर जाने लग जाता है, लेकिन जियांग उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली कहाँ थी। वो तो उसका पैर पकड़ लेती है और कहने लग जाती है कि मेरी मदद कर दो ना, क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरी मदद कोई भी नहीं कर सकता। वो तो नकली में रोने भी लग जाती है। क्वान तो सीधा जियांग से कहता है कि आखिर मुझे क्या मिलेगा? जियांग कहती है कि बाहर सभी के सामने मैं सबसे बड़ी हूँ, लेकिन सिंहासन पर राज तुम कर सकते हो। तभी यहाँ पर चुपके से दो बंदे अंदर आकर इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं और वो हमला करते भी है, लेकिन क्वान जियांग को बचा लेता है। लेकिन उसे बचाते बचाते ही दोनों नीचे बुड़क जाते हैं और दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। अब क्वान की बैक में चोट लग गई थी, इस वजह से वो तो बेचारा बेहोश हो जाता है। के बाद जब जियांग बैठी हुई थी तभी वो अपना जेट पेंडेंट देख रही थी, उसका आंसू उसके ऊपर गिरता है, तभी उसकी आंख लग जाती है और उसे एक ड्रीम आता है जिसके अंदर क्वान उसके काफी ज्यादा क्लोज आ गया था। वो तो उसे लगातार किस करे जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम क्वान को देख पाते हैं, उसे भी सेम ऐसा ही ड्रीम आता है के अंदर वो जियांग को देख पा रहा था और दोनों किस कर रहे थे और दोनों की एक साथ आंखें भी खुल जाती है। क्वान को तो ये सोच कर ही कि आखिर वो मेरे ड्रीम के अंदर कैसे आ सकती है, वो तो सीधा उठकर उसके पास चला जाता है और जाते ही उसे उठाता है और कहता है कि मेरी चोट में दर्द हो रहा है, वहाँ दवाई लगा दो। और क्वान इसलिए भी जियांग के पास आया था क्योंकि उसी की वजह से तो उसे चोट लगी थी। जब जियांग उसकी चोट पर दवाई लगा रही थी, क्वान तो लगातार उसी ड्रीम के बारे में सोच रहा था जहाँ पर वो उसे किस कर रहा था और होश में आते ही वो खुद से कह रहा था कि मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, जबकि वो तो सिर्फ एक लड़का है। दरअसल क्वान को भी अभी तक यही लग रहा था कि जियांग एक लड़का है, जबकि उसे कौन बताया वो तो एक लड़की थी। क्वान यहाँ पर जियांग से कहता है कि तुम मेरे सिर दर्द ठीक करने में मदद करो। जियांग भी कह देती है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी हूँ। जियांग कहती है कि मुझे सिर्फ सिक्स प्रिंस को सबक सिखाना है। क्वान यहाँ पर उसकी बातों के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, लेकिन जियांग जब उठकर यहाँ से जाने लगती है तो क्वान भी मान जाता है उसकी बात। तभी एक मेड के चिल्लाने की आवाज आती है जो कि कह रही थी कि थर्ड प्रिंस और सिक्स प्रिंस जबरदस्ती महल के अंदर घुस रहे हैं, जिसके साथ ही जियांग जल्दी से कोर्ट के अंदर आ जाती है और यहाँ पर आते के साथ ही थर्ड प्रिंस और सिक्स प्रिंस अपने साथ कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेकर आए थे, क्योंकि वो इस राज्य के ऊपर कब्जा जो करना चाहते थे। लेकिन तभी यहाँ पर क्वान आ जाता है और क्वान आते के साथ ही सभी को दिखाता है कि थर्ड प्रिंस और सिक्स प्रिंस झूठ बोल रहे हैं, वो नकली वसीयत बनाकर यहाँ पर दिखा रहे हैं। क्वान ये भी बताता है सभी को ये सिर्फ जियांग को फंसाना चाहते हैं, इस वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। और साथ ही उसे ये भी पता चल गया था कि इनके साथ एक सर्वेंट भी मिला हुआ है। क्वान उस सर्वेंट को बुलाता है तो वो सारी सच्चाई यहाँ पर उगल देता है। जियांग यहाँ पर अपने छोटे ब्रदर थर्ड प्रिंस और सिक्स प्रिंस से कहती है कि बचपन के अंदर तुम मुझे बुली किया करते थे गंदा पानी डालकर, तो आज तुम्हारे ऊपर भी वही डाला जाएगा। इसके साथ साथ वो तो उन्हें काल कोठरी के अंदर बंद करने का आदेश भी दे देती है।
इसी के साथ नेक्स्ट सीन के अंदर हम एक और प्रिंसेस की एंट्री होता हुआ देख पाते हैं, जो कि जियांग की बहन है और इसका नाम मियाओ है। और मियाओ कुआन को काफी ज्यादा पसंद करती है और जियांग से काफी ज्यादा नफरत करती है। लेकिन जब वो कुआन के पास जाने की कोशिश करती है तो कुआन तो उससे दूर भगा देता है। जिसके बाद हम जियांग को बाहर की तरफ देख पाते हैं, जो कि कुछ तो रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। लेकिन तभी हम प्रिंस को देख पाते हैं, जिसके दिमाग के अंदर अचानक से गंदे गंदे ख्याल आने लग जाते हैं। जैसे कि वो जियांग को एक लड़की के रूप में देख पाता है और वो उसे किस कर रहा था। लेकिन उसे समझ में ही नहीं आता कि उसे ये सब चीजें कहाँ से याद आ रही है। कि तभी अचानक से वहाँ पर दूर से कुछ बंदे, कुछ असैसिन्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, उनके ऊपर तीर चला देते हैं। ये सब लोग यहाँ पर जियांग को मारने के लिए आए थे, लेकिन प्रिंस कैसे तो जियांग को यहाँ पर बचा लेता है। यहाँ पर प्रिंस और उसके साथ ही कुछ लोगों को पकड़ भी पाते हैं, लेकिन वो बंदे तो पकड़ने के बावजूद खुद को वहाँ पर खत्म कर लेते हैं। मतलब ये अपने मालिक के लिए काफी ज्यादा वफादार थे, यानी कि काफी ज्यादा लॉयल थे। इसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर जियांग जुआन के साथ में थी और जुआन को चोट लगी हुई थी। इस वजह से वो उसकी केयर तो कर रही थी, लेकिन साथ में ये भी कह रही थी कि आखिर मेरे ऊपर अटैक किसने किया होगा। जुआन कहता है कि 6th प्रिंस और 3rd प्रिंस तो जेल के अंदर है, वो लोग तो हमला नहीं कर सकते। जिसका मतलब यही है कि ये हमला किसी और ने करवाया है। ये किसने करवाया है, यही चीज इन्हें पता लगानी थी। लेकिन इसके साथ साथ प्रिंस के दिमाग के अंदर तो जियांग के साथ किस वाली बातें ही घूम रही थी। वो तो ये इमेजिन करता करता जियांग को अपनी तरफ खींचता और तुरंत ही उसे किस कर लेता है। जियांग तो फटाफट से दूर होकर मन के अंदर कहती है कि क्या प्रिंस को पता चल गया कि मैं एक लड़की हूँ। लेकिन जियांग जुआन से कहती है कि तुम ऐसा दोबारा से नहीं करोगे और यहाँ से फटाफट से चली जाती है। वैसे अभी जुआन को कुछ भी नहीं पता था जियांग के बारे में। वो तो बस अपने आप से ये कह रहा था कि मुझे एक लड़का कैसे पसंद आ सकता है। फिर वो अपने आप से ये भी कहता है कि वो लड़का लगता कब है, वो तो बिल्कुल लड़कियों की तरह पतला है और उसकी स्किन भी लड़कियों की तरह काफी ज्यादा सॉफ्ट है और लिप्स भी। क्या वो सच में एक लड़की है या फिर मुझे एक लड़के से प्यार हो गया। फिर तो वो खुद से ही कहता है कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, मुझे जल्दी से जल्दी अपना इलाज कराना चाहिए। इसके साथ ही जुआन अपने रूम में वापस आ जाता है। यहाँ पर आते ही उसे पता चलता है कि जियांग तो नहाने के लिए गया हुआ है, क्योंकि अभी तो वो उसके लिए एक लड़का ही तो था। जुआन को यहाँ पर जियांग के बेड पर उसका एक कांच का पेंडेंट मिलता है, जो कि एम्परर ने दिया था, जो कि अब जिंदा नहीं थे। और सेम ऐसा ही पेंडेंट एम्परर ने जुआन को भी दिया था। एम्परर ने अपने लास्ट टाइम पे जुआन से कहा था कि जेड पेंडेंट उसके डैड की और उनकी दोस्ती का एक सबूत है। अब जुआन तो जानता था कि उनके दोस्त का कोई बेटा नहीं है बल्कि बेटी है, और जुआन समझ जाता है कि जियांग एक लड़की है, जिसका मतलब अभी जो एम्परर है वो एक लड़की है। जहाँ पर जियांग नहा रही थी जुआन तो सीधा उस जगह पर पहुँच जाता है। जियांग ने यहाँ पर अपनी चेस्ट तक कपड़ा लगा रखा था, इसलिए प्रिंस उससे कहता है कि इतना ऊपर कपड़ा क्यों चढ़ा रखा है, क्योंकि लड़का होता तो इतने ऊपर कपड़े थोड़ी ना चढ़ाता। जियांग कहती है कि वो मुझे चोट लग चुकी थी, इस वजह से मैंने कपड़ा ऊपर कर रखा है, क्या अब तुम्हें मैं हटा कर दिखाऊं। तभी जुआन से कहता है कि कहीं मैं ज्यादा तो नहीं सोच रहा। फिर बिना कुछ देखे ही वहाँ से बाहर चला जाता है। जिसके बाद जियांग बाहर की तरफ आती है, उस बंदे के पास आती है जिसने उसे प्रोटेक्ट करा था और चोट उसे लग गई थी। तो ऐसे जियांग उसके पास आकर उससे कहती है कि तुमने मेरी मदद करी है, इस वजह से मैं तुम्हें किंग यू का टाइटल दे रहा हूँ। लेकिन तभी वो बंदा कहता है कि मुझे एक और चीज चाहिए, और वो जियांग से कहता है कि 3rd प्रिंस और 6th प्रिंस को वो आजाद कर दे काल कोठरी से। जियांग इसके लिए उसे मना कर देती है। तभी वो बंदा मन के अंदर तो कहता है कि जियांग युक्सी, तुम जितनी भी कोशिश कर लो अपना चेहरा छुपाने की, मैं सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा लेकर आ ही जाऊंगा। इसके साथ ही जियांग तो काल कोठरी के अंदर आ जाती है 3rd प्रिंस के पास में, और आते के साथ ही उससे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करना चाहती हूँ। इस वजह से वो तो उसे मैनिपुलेट करके उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसी के मुंह से निकलवा लेती है, और साथ ही एक डॉक्यूमेंट के ऊपर उसकी सिग्नेचर भी ले लेती है, यानी कि थंब प्रिंट भी ले लेती है। जब जियांग बाहर की तरफ आती है तो जुआन उसे रोकता हुआ कहता है कि एम्परर, आप तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। लेकिन जियांग तो पीछे इसे देखकर शॉक्ड थी कि अब ये कहाँ से आ गया। जुआन तो जियांग से कहता है कि आखिर वो 3rd प्रिंस और 6th प्रिंस के साथ करना क्या चाहती है। जियांग कहती है कि एम्परर ने वो सोच रखा है। जुआन कहता है कि फिर तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। रात को जब जियांग पढ़ते पढ़ते ही एक टेबल पर सो जाती है बैठी बैठी, तो वहाँ पर जुआन आता है और उसे देखने लग जाता है, क्योंकि सोते हुए जियांग काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। जुआन तो उसे देखते देखते कहीं खो ही जाता है और उसे सीधा किस करने के लिए जा ही रहा था। तभी वो होश में आकर पीछे हो जाता है और खुद से कहता है कि आखिर में ये क्या करने वाला था। तभी जियांग को भी होश आ ही जाता है। जुआन पहले तो इधर उधर देख और फिर जियांग को बताता है कि 3rd प्रिंस और 6th प्रिंस को एक दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा था, लेकिन तभी बीच में से उन्हें किसी ने आजाद करवा दिया। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, मैं उन्हें जल्दी पकड़ लूंगा। जिसके साथ ही जियांग एक और बार फिर से जुआन के ऊपर अपनी एक्यूपंक्चर टेक्निक से इलाज कर रही थी। लेकिन इस वक्त दोनों के दिमाग के अंदर एक ही इमेजिनेशन चल रही थी। उस इमेजिनेशन के अंदर दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। इस वजह से जियांग झटके से दूर होती है तो जुआन तो सीधा उसे पकड़ लेता है और इस बार उससे पूछ लेता है कि तुम्हारी कमर इतनी पतली क्यों है। जियांग कहती कि ऐसी क्या बात हुई, लड़कों की कमर पतली नहीं होती क्या। दोनों यहाँ पर इस तरीके से बात कर रहे थे। तभी यहाँ पर जियांग की 6th सिस्टर आ जाती है
है और वो अंदर आते ही कहने लग जाती है कि जुआन कहाँ पर है, जुआन कहाँ पर है। जियांग उससे कहती है कि तुम्हारे सामने एम्परर खड़ा है और तुम उसकी रिस्पेक्ट तक नहीं कर रही। सिस्टर कहती है कि तुम कोई एम्परर नहीं हो, तुम सिर्फ एक यंग लड़का हो जिसके दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं है। जियांग कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, गार्ड्स इसे उठाकर बाहर फेंक दो। सिस्टर तो रोती रह जाती लेकिन गार्ड्स उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। जुआन जियांग के सामने आता है और जियांग उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सिस्टर तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती है। जुआन जियांग से कहता है कि तुम्हारी कितनी सिस्टर है। जियांग कहती है कि मेरी 2 सिस्टर और है, क्या तुम्हें शादी करनी है। जुआन कहता है कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन जुआन के दिमाग में तो फिर दोबारा से जियांग के ख्याल दौड़ने लग जाते हैं, लेकिन फिर वो खुद से ही कहता है कि मुझे जियांग से दूर जाना ही होगा, वरना ये तो मुझे सही से काम करने भी नहीं देगी, मतलब नहीं देगा। उसे पता नहीं था अभी कि वो लड़की है। नेक्स्ट जियांग सभी के सामने कुछ शपथ ले रही थी कि तभी यहाँ पर एक असैसिन आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और जियांग को इस दौरान काफी ज्यादा चोट लग जाती है। जुआन उसे अपने साथ ले जाने लगता है और उसे चेक करने लग जाता है कि कितनी चोट लगी है, लेकिन उसके कपड़े हटाते वक्त उसे कुछ तो अजीब लगता है। उसे नहीं लगता कि ये एक लड़का है, लेकिन तभी जियांग को होश आता है और वो तो उसे दूर कर देती है। लेकिन उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही थी, इस वजह से जुआन कहता है कि तुम्हें कपड़े उतारने पड़ेंगे क्योंकि तुम्हें चोट लगी है। लेकिन जियांग ऐसे कैसे उसे ये करने दे सकती थी। तभी अचानक से इनकी गाड़ी के अंदर एक बंदा अटैक कर देता है और यहाँ से जियांग को अपने साथ ले जाता है और हमें पता चलता है कि ये तो जियांग का ही साथी था जो कि उसे सिर्फ बचाने के लिए यहाँ पर आया था। अब हम रात का वक्त देख पाते हैं जहाँ पर जुआन जियांग के पास आता है, उसकी चोट को भी देख पाता है। वो तो फिर दोबारा से अपनी दवाई निकालता है कि तभी जियांग तो उससे कह देती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद लगा लूंगी, मतलब खुद लगा लूंगा। और जुआन के यहाँ से बाहर जाते के साथ ही वो तो अपनी मेड से कहती है कि सारे खिड़की और दरवाजे बंद करवा दो, क्योंकि उसे नहाने जाना था और वो नहीं चाहती थी कि जुआन उसके नहाते वक्त फिर दोबारा से आ जाए वहाँ पर। लेकिन इस बात को जुआन छुप कर सुन लेता है। जुआन तो जानना चाहता था कि आखिर माजरा क्या है। नेक्स्ट डे जैसे जियांग महल के अंदर आती है तो सभी उसे मैजेस्टी कहकर उसे रिस्पेक्ट देते हैं और साथ ही यहाँ पर सभी लोग एक साथ अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताने लग जाते हैं। कोई कहने लग जाता है कि माउंटेन पर ये दिक्कत आ गई है, कोई कहने लग जाता है कि बाहर की तरफ एक किलर घूम रहा है जो कि काफी लोगों को मार रहा है। जियांग तो समझ जाती है कि यहाँ पर इन लोगों की एक चाल है मुझे फंसाने की, यानी कि ये लोग एम्परर को फंसाकर सभी के सामने ये साबित करना चाहते थे कि ये एम्परर बिल्कुल भी काबिल नहीं है। लेकिन तभी जियांग तो एक मंत्री से कहती है कि अगर तुम्हें लगता है उस जगह पर ये प्रॉब्लम है तो तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए एक बार। लेकिन वो मंत्री तो नोटंकी करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मेरे पैर में काफी ज्यादा चोट लगी है, इस वजह से मैं कहीं जा नहीं सकता, ऊंचे पहाड़ों पर भी नहीं जा सकता। जियांग तो सीधा ऑर्डर दे देते कि इस मंत्री को उठाकर बाहर फेंक दो। इसके साथ ही जियांग तो सभी से एक और बार कहती है कि किसी को आगे कुछ कहना है क्या। अभी जुआन जियांग से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जर्मनी के अंदर असैसिन अटैक हुआ था कि पीछे 3rd प्रिंस और 6th प्रिंस है। तभी यहाँ एक बंदे को ये बात बुरी लग जाती है और वो जुआन से कहता है कि आखिर तुम्हारे पास क्या सबूत है। तभी जुआन तो एक डॉक्यूमेंट अपनी जेब से निकालता है और सभी को दिखाते हुए कहता है कि ये असैसिन का कन्फेशन लेटर है जिसके ऊपर उसके थंब प्रिंट भी है। तभी यहाँ पर 3rd प्रिंस और 6th प्रिंस को बुलाया जाता है जो यहाँ पर आके खुद कन्फेस कर लेते हैं कि उस दिन वो असैसिन अटैक उन्हीं ने करवाया था। जियांग तुरंत ही उन दोनों को सजा देते हुए कहती है कि मैं बीजिंग शहर से निकाला जा रहा है, अगर तुम यहाँ पर फिर दोबारा से दिखे तो फिर तुम दोनों जानते हो कि आखिर तुम्हारे साथ क्या होगा। अब 3rd प्रिंस और 6th प्रिंस को बीजिंग से निकाल दिया गया था, इस वजह से उनकी बहन को ये चीज अच्छी नहीं लगती। वो तो जियांग के पास आती है और उससे कहती है कि आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम्हें क्या लगता है तुमने ये काम सही किया है, अपने ब्रदर्स को बीजिंग शहर से बाहर निकाल दिया। जियांग उससे कहती है कि अब तुम एम्परर को सिखाओगे कि उसे क्या करना चाहिए, अगर तुमने मुझसे एक वर्ड और फालतू बोला मैं यहाँ पर रेजेंट को यानी कि जुआन को बुला दूंगी। और जुआन से यहाँ पर हर कोई डरा करता था, तो ऐसे वो आगे जियांग से कुछ नहीं कह पाती है और यहाँ से जिनके साथ आई थी वहाँ से चली जाती है। रात को जुआन जियांग के साथ में बैठा हुआ था, तभी जियांग जुआन से कहती है कि मैं तुम्हारा सिर दबा दूं क्या, मैंने एक टेक्निक सीखी है जिससे तुम्हारा सिर एकदम ठीक हो जाएगा। फिर वो बिल्कुल ऐसा ही करती है, लेकिन जब वो उसके सिर की मालिश कर रही थी जुआन तो मन के अंदर सिर्फ यही कह रहा था कि इसके हाथ कितने ज्यादा सॉफ्ट है, क्या मुझे इसके हाथ पकड़ने चाहिए। फिर वो थोड़ा होश में आते हुए खुद से कहता है कि नहीं नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ। इसलिए जियांग अपने दोस्त से मिलने के लिए जाती है और साथ ही हमें बताती है कि बहुत सालों से वो रैन के साथ में रह रही है, लेकिन रैन को उसकी हकीकत का नहीं पता आखिर वो कौन है। यहाँ पर एक बंदा उनके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन जियांग उसे दूर भुड़का देती है। तभी एक दूसरा बंदा भी जियांग को टच करने के लिए चाहता ही है, तभी प्रिंस आकर उसे किक मार के दूर भुड़का देता है। यहाँ पर जियांग का एक गार्ड भी आ रखा था जिसने उसे पिछली बार भी बचाया था। वो खुद से कहता है कि अब ये जुआन यहाँ पर कैसे आ गया। जिस बंदे को जुआन ने मारा था वो बंदा कहता है कि अब तुम्हें एम्परर सजा देंगे। जुआन तो उसे और धोता हुआ कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत है क्योंकि तुमने इससे पहले भी पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ बुरे काम किए हैं। रियलिटी में लड़कियों को सिर्फ ऐसी लड़के पसंद आते हैं। अब जुआन उस बंदे को सजा दे ही रहा था कि तभी जियांग तो यहाँ से अपने दोस्त से कहती है कि मुझे अब जाना होगा और वो यहाँ से सीधा कल्टी हो लेती है। जुआन उसके दोस्त से कहता है कि आखिर अभी जो लड़की तुम्हारे साथ में थी वो कहाँ पर चले गई। रैन तो सोचने लग जाती कि ये जियांग को जरूर से पसंद करने लगा है। रैन तो जुआन को एक बुरा लड़का समझते हुए कहती है
है कि अभी तुम एक लड़की से मिले तक नहीं हो सही से, उससे पहले ही तुम उसका एड्रेस पूछ रहे हो। जुआन तो रैन से कहता है कि जब तक तुम मुझे उसका एड्रेस नहीं बताओगी मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। लेकिन रैन कहती है कि मुझे सच्ची में उसका एड्रेस नहीं पता। जुआन तो यहाँ से सीधा महल के अंदर आ जाता है, लेकिन वो यहाँ पर आते के साथ ही जियांग को अपनी आंखों के सामने देख पाता है और खुद से ही कहता है कि बिल्कुल वो लड़की बिल्कुल इसकी तरह दिख रही थी। अब जियांग के पास आते ही जुआन तो रोड पर जो हुआ उसके बारे में जियांग को बताने लग जाता है कि इस तरीके से वहाँ पर एक बंदे ने कुछ लड़कों के ऊपर अटैक कर दिया था और फिर मैंने एक लड़के को सजा दी, जिसके साथ ही दोनों यहाँ पर डिनर भी कर लेते हैं और काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर लेते हैं। रात को जुआन ही उसे नशे की हालत में उसके कमरे में छोड़ने के लिए आता है। मतलब जुआन ने ज्यादा नहीं पी थी बल्कि जियांग टल्ली हो रखी थी, लेकिन इसके साथ साथ जुआंग ने एक ओल्ड लेडी को हायर किया था ये पता लगाने के लिए कि जियांग एक लड़का है या फिर लड़की है। तो वो ओल्ड लेडी जुआन से कहती है कि मैंने पता लगा लिया है, वो एक लड़का ही है। जुआन तो खुद से कहता है कि क्या मैं एक लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, क्या मैं के हूँ। नेक्स्ट टाइम जियांग को महल के अंदर देख पाते हैं, तभी यहाँ पर एक बंदा आता है और जियांग से कहता है कि अब आपको अपने लिए किसी लड़की को देखना चाहिए और अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहिए। जियांग तो इधर उधर देखते हुए कहती है कि अभी अभी जल्दबाजी हो जाएगी, इसके बारे में मैं सोचूंगा। इसके साथ साथ जियांग तो खुद से ये भी कहती है कि रिजेंट ने हाल ही में छुट्टी मांगी है, आखिर उसे हुआ क्या है, मुझे उसे देखना चाहिए। जिसके बाद जियांग तो उसे मिलने के लिए भी जाती है, जहाँ पर जुआन बिस्तर पर लेटा नौटंकी कर रहा था। वो बीमार तो कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी बीमार होने का नाटक कर रहा था। अब जियांग उसके पास आती है और उससे कहती है कि महल के अंदर सभी मंत्री उसके पीछे पड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। जियांग कहती है कि मुझे अभी किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं अभी शादी करना बिल्कुल भी नहीं चाहता। सुनकर जुआन को काफी ज्यादा खुशी होती है, वो तो हंसते हुए कहता है कि ये सुनकर मुझे तो अच्छा लगा। जियांग तो घूर घूर कर जुआन को देखने लग जाती है और सोचती है कि आखिर ये इतना खुश क्यों हो रहा है। फिर जुआन खांसने लग जाता है। इसके बाद तो महल के अंदर जियांग के पास काफी लड़कियों की फोटोज आती है, यानी कि पेंटिंग्स आती है। इसमें एक पेंटिंग उसकी दोस्त रैन की भी थी। तभी यहाँ पर एक मंत्री अंदर की तरफ आता है और वो तो एक लड़की का ऑफर जियांग के सामने लेकर आया था। वो कहता है कि लड़की का नाम लैन है और वो काफी अच्छी लड़की है। अब रात को जियांग के पास जुआन आता है और जियांग अपनी एक्यूपेंचर टेक्निक से उसके सिर में कुछ तो कर रही थी। उसके बाद वो उसे बेहोश करके उसकी जेब में कुछ तो ढूंढने लग जाती है और वो इस वक्त उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी जुआन तो होश में आ जाता है और वो कहता है कि आखिर मैं होश में नहीं आता तो एम्परर क्या करने वाले थे। जियांग कहते कि मैं तो तुम्हें अच्छे से सुला रहा था। जुआन कहता है कि मैंने तो देखा तुम मेरे कपड़े उतार रहे थे। जियांग कहते कि वो ऊपर के कपड़े उतार रहा था ना, ताकि तुम्हें अच्छे से नींद आए। लेकिन तभी जुआन तो उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता है, उसके क्लोज आने लग जाता है। कि तभी जियांग तो उससे कहती है कि तुम एक लड़के के क्लोज कैसे आ सकते हो। जुआन कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जियांग कहती है कि क्या तुम्हें मेरी एक्यूपेंचर टेक्निक से अपना इलाज नहीं करवाना। ये सुनते ही जुआन तो रुक जाता है और पीछे हो जाता है। नेक्स्ट डे जियांग अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाती है, यानी कि रैन से, और वो खुद से कहती है कि मैं एक ही लड़की के ऊपर भरोसा कर सकती हूँ और वो है रैन। जियांग यहाँ पर अपनी दोस्त से बात करती है, उससे पहले ही यहाँ पर जुआन की एंट्री हो जाती है, इस वजह से उसे छुपना पड़ता है। जुआन तो यहाँ पर रैन से पूछने के लिए आया था कि आखिर वो अपनी दोस्त का एड्रेस उसे क्यों नहीं देती। मैं उससे देखना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। रैन कहती कि आखिर तुम मुझसे मिले ही कब हो। जुआन कहता कि मैंने उस लड़की को अपने ड्रीम में देखा था, इसी वजह से मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अब जियांग ने यहाँ पर एक अलग ही प्लान बना रखा था। नेक्स्ट डे वो जुआन को अपने पास बुलाती है और जुआन जैसे ही उसके पास आता है वो तो उसे देखता रह जाता है, क्योंकि इस वक्त जियांग ने लड़की वाले कपड़े पहन रखे थे, मतलब वो पूरी तरीके से अपने ओरिजिनल रूप में थी। जुआन कहता है कि क्या तुम सच में एम्परर हो, तुम लड़की हो। जियांग कहती है कि अरे बेवकूफ इंसान, मुझे महल से बाहर निकलने में प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मुझे ये कपड़े पहनने पड़े। पिछली बार जब तुमने मुझे सड़क पर देखा था वे मैं इसी तरीके से बाहर निकला हुआ था। जुआन कहता है कि फिर रैन कौन है। जियांग कहती है वो तो मेरी दोस्त है। मैंने अपने दोस्त से सुना कि तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर जुआन तो आगे कुछ बोल ही नहीं पाता और कहता है कि मुझे कुछ काम याद आ गया और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो एक जगह पर बैठा हुआ था तभी उसका गार्ड आकर उसे बताता है कि नेक्स्ट डे यानी कि कल जियांग अपने लिए एक लड़की को चुनने वाली है, जिसे सुनकर ही जुआन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से वो तुरंत ही उठकर जियांग के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे अभी के अभी एक्यूपेंचर टेक्निक से ठीक करो, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है और मैं काफी ज्यादा चिड़चिड़ा फील कर रहा हूँ। इसके साथ साथ वो जियांग से ये भी कहता है कि कल तुम एक लड़की को पसंद करने वाली हो, यानी कि चुनने वाली हो। जियांग कहते कि हाँ। जुआन कहता है कि ये जरूर थोड़ी ना है, अगर तुम लड़की को पसंद करोगे तो मैं भी लड़की को पसंद कर सकता हूँ। जुआन तो अजीब तरीके से रिएक्ट करने लग जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। नेक्स्ट डे जियांग ने अपनी दोस्त को चुन लिया था, जो कि उसके रूम के अंदर उसका वेट कर रही थी और खुद से कह रही थी कि एम्परर पता नहीं कैसा होगा। अभी वहाँ पर जियांग आ जाती है, वो आते ही अपनी दोस्त से कहती है कि मैं तुम्हें सारी बातें एक्सप्लेन कर दूंगी, तुम बेफिक्र रहो। वहीं हम जुआन को देख पाते जो कि ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था और उसे काफी ज्यादा सफोकेटेड फील हो रहा था, जिसके साथ ही वो तो सीधा जियांग के पास चला जाता है और जियांग उसके पास आती है, बैठती है, उससे कहती है कि
तुम्हें क्या हो गया है? वो उसे चेक भी करती है कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं है, लेकिन तभी जुआन तो बिना कुछ सोचे ही जियांग को किस करने लग जाता है। जियांग दूर करती है तो वो तो उसका हाथ पकड़ लेता है। नेक्स्ट डे फिर दोबारा से जुआन जब उसके पास आकर बैठता है तो जियांग उससे कहती है कि पास ही में किसी किलर ने एक बंदे को खत्म किया है, तुम उसकी जानकारी लेकर आओ पहले, आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। जुआन कहता है कि मैं जल्दी वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेशन कर लूंगा। इसके साथ साथ जियांग तो जुआन से ये भी कहती है कि अगर तुम इसी तरीके से मेरे पास आते रहे मुझे कौन सी लड़की पसंद करेगी। जुआन कहता है कि अगर कल के लिए तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो तो मुझे तुम सजा दे सकते हो, लेकिन जियांग उसे नहीं मारती। इससे जुआन खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। रात को जब जियांग अपने रूम के अंदर आती है अपने बेड पर सोने के लिए, अपने बेड के ऊपर जुआन को देख पाती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जुआन कहता है कि मैं तो तुम्हारी केयर करने के लिए यहाँ पर हूँ। जियांग कहती है कि मुझे तुम्हारी केयर की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से फटाफट से चले जाओ। जैसे ही जुआन खड़ा होता है वो तो नौटंकी करने लग जाता है जैसे उसके सिर में दर्द हो रहा हो। न कम नहीं, वो तो जल्दी से जियांग को किस भी करने लगता है, लेकिन जियांग उसे फटाफट से दूर कर देती है। जियांग जुआन के ऊपर गुस्सा तो करती है लेकिन वो उसे उसके रूम के अंदर रुकने की इजाजत दे देती है, लेकिन उसका बिस्तर दूर लगा हुआ था। आधी रात को जुआन उठकर जियांग के पास आता है और उसके कपड़े हटाकर वो देखना चाहता था कि ये लड़का है या फिर लड़की है, लेकिन जैसे ही वो उसके कपड़ों को हाथ लगाता है जियांग तो सोते सोते ही उसे एक थप्पड़ मार देती है। लेकिन जैसे ही जुआन अपने बिस्तर पर जाकर सोता है हम देख पाते हैं कि जियांग सोई नहीं थी बल्कि जग रही थी। नेक्स्ट डे जुआन को उसकी मॉम बुलाती है और उसे काफी ज्यादा डांटते हुए कहती है कि अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है तो तुम्हें लड़की से मिलना चाहिए। जुआन तो लगातार अपनी मॉम को शादी के लिए मना किया जा रहा था कि मॉम पूछती भी कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, लेकिन जुआन कैसे ही बता सकता था कि वो एक लड़के को पसंद करने लगा है। खैर वो लड़की थी लेकिन जुआन को थोड़ी ना पता था। जुआन की मॉम तो उसके रूम के अंदर जाकर देखने लग जाती है कि आखिर किसी लड़की की फोटो वहाँ पर मिलती है या फिर नहीं। उन्हें वहाँ पर जियांग की पेंटिंग मिल जाती है, लेकिन फिर वो कहती है कि ये तो बिल्कुल एम्पर की तरह दिख रही है। क्या जुआन को लड़कों के अंदर इंटरेस्ट है? रात को हम जुआन को देख पाते हैं जो कि जियांग के पास आता है और उसे काफी ज्यादा ड्रिंक करा देता है इस बार, और साथ ही रात को उसे उसके बिस्तर पर छोड़ने के लिए भी जाता है। तभी वो उसके कपड़े हटाकर देख ही लेता है कि आखिर वो लड़का है या फिर लड़की, और उसे पता चल जाता है कि वो लड़की है, जिसे देखकर जुआन तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर जुआन खुद से कहता है कि एक लड़की को एम्पर नहीं बनाया जाता, इस वजह से शायद जियांग ने ये सब किया। वो उसका हाथ पकड़कर उससे वादा करता है कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। नेक्स्ट डे महल के अंदर 10th प्रिंस आता है जो कि जियांग को सिर्फ एक बच्चा समझ रहा था। तभी उसे पता चलता है कि उसके गोदाम के अंदर किसी ने आग लगा दी है। इसके साथ ही वो तो भागता हुआ अपने गोदाम पर जाता है। जब जुआन जियांग के सामने था तो जियांग उससे कहती है कि मुझे पता है आग तुम ही ने लगवाई होगी। जुआन कहता है कि जब तक मैं हूँ तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वही हम जाओ और 10th प्रिंस को एक साथ देख पाते हैं, जिन दोनों की चालें वो अलग ही चल रहे थे। नेक्स्ट डे 10th प्रिंस तो जियांग के सामने आकर प्रॉपर्टी की बात करने लग जाता और कहने लग जाता कि डैड ने मुझे भी तो प्रॉपर्टी दी थी। जियांग कहती है कि तुम्हें तो डैड ने घंटा भी नहीं दिया। जुआन भी यहीं पे खड़ा हुआ था। वो तो जियांग को देखकर खुद से कहता है कि ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद तो हम 10th प्रिंस जाओ और उसकी बहन को एक साथ प्लानिंग करते हुए देख पाते हैं और ये सभी मिलकर को यानी कि जियांग को निपटाना चाहते थे। नेक्स्ट डे जियांग जुआन से मिलने के लिए आती है क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। वो आकर उसके सिर टच ही करती है कि तभी जुआन तो तुरंत ही उसे किस करने लग जाता है, लेकिन जियांग फटाफट से उसे दूर कर देती है। लेकिन तभी जियांग की नजर वहाँ पर पड़े एक कांच के पेंडेंट पे जाती है। तभी उसे उसके ग्रैंडफादर की बात याद आती है कि उसे एक कांच के पेंडेंट वाले इंसान को ढूंढना है, वो उसके ऊपर पूरा भरोसा कर सकती है। और जियांग को पता चल चुका था कि वो और कोई नहीं बल्कि जुआन है। इस बात से जियांग भी आज खुश हो जाती है। अब जैसे ही जियांग यहाँ से बाहर की तरफ जाती है तभी एक असैसिन उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जुआन का गार्ड आकर उसे बचा लेता है और जुआन आकर अपने गार्ड से कहता है कि तुरंत ही उस असैसिन को पकड़ो। गार्ड ऐसे ही करता है और पता चलता है कि ये तो जाओ की सिस्टर है। जाओ की सिस्टर के पास जियांग आती है और पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ कौन कौन मिला हुआ है। तो सिस्टर कहती है कि मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताऊंगी कि मुझे यहाँ से छोड़ दो। सिस्टर कहती है कि इन सब के पीछे 10th प्रिंस का हाथ है। नेक्स्ट डे जियांग तो अपने गार्ड्स को उसके ऊपर नजर रखने के लिए कह देती है। इसके बाद रात को जियांग फिर दोबारा से अपने बिस्तर पे जाती है तो वहाँ पर जुआन को लेटा हुआ पाती है। वो उससे कहती है कि अब तुम दोबारा से यहाँ पर क्या करने के लिए आ गए। जुआन कहता है कि मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता। जियांग कहते कि छोड़ो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जुआन उसे छोड़ कैसे सकता था, वो तो उसे पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेता वापिस से और जियांग से कहता है कि बॉडीगार्ड का पास में रहना तो जरूरी है ना, तुम आराम से रिलैक्स होकर सो सकते हो। इसके साथ ही हम 6 प्रिंसेस को देख पाते हैं कि 10th प्रिंस से कह रहे थे कि मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। फिर दोनों यहाँ पर साथ में मिलकर प्लानिंग करते कि किस तरीके से वो जुआन को खत्म कर सकते हैं। जिसके बाद 6 लोगों को हायर भी करती है जुआन को खत्म करने के लिए, लेकिन जुआन ही उल्टा उन बंदों को खत्म कर देता है। जुआन का गार्ड 6 प्रिंसेस को पकड़ लेता है। जिसके साथ ही हम काल कोठरी का सीन देख पाते हैं। वहाँ पर एक लड़की को बंद किया गया था कि जियांग को सारी सच्चाई बता रही थी सबके बारे में। जाओ की सच्चाई भी बताती उससे पहले जाओ आकर उसे निपटा देता है। वही जुआन और जियांग जब साथ में बैठे हुए थे तो जियांग जुआन से कह रही थी कि आगे से हमें इस तरीके से साथ में नहीं रहना चाहिए, मुझे पूरे राज्य को संभालना है। लेकिन जुआन उसकी बात कहाँ ही सुनने वाला था। वो तो तुरंत ही उसे किस करने लग जाता है और इस बार जियांग उसे दूर भी नहीं करती, खुद भी प्यार से उसे किस कर लेती है। तभी यहाँ पर 2 असैसिन बंदे आ जाते हैं इन्हें मारने के लिए, लेकिन इससे पहले यहाँ पर जियांग का गार्ड आके उन दोनों को निपटा देता है। लेकिन इतना
कम नहीं था तभी यहाँ पर जाओ की एंट्री हो जाती है और वो अपने साथ काफी सारे बंदे लेकर आया हुआ था। वो तो सोच रहा था कि मैंने सब कुछ एकदम प्लानिंग के हिसाब से कर लिया, लेकिन बेचारा फंस जाता है क्योंकि 10th प्रिंस ने उसे पकड़ लिया था। मैं लगा था कि 10th प्रिंस काफी ज्यादा बुरा इंसान है, लेकिन उल्टा उसने तो जाओ को पकड़ लिया था। इसके बाद दूसरे राज्यों से कुछ बंदे यहाँ पर आते हैं जियांग की यानी कि एम्परर की शादी की बात करने के लिए। यहीं पर एक लड़की भी आ रखी थी जो कि जियांग से कहती है कि मेरे अंदर काफी ज्यादा स्किल्स है, चाहो तो तुम मुझे आजमा सकती हो। अगर मैं हार गई तो मैं यहाँ से चले जाऊंगी, लेकिन अगर मैं जीत गई तो मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहूंगी। जिसके लिए जियांग हाँ बोल देती है। यहाँ उसके राज्य से एक लड़की का और उस लड़की का एक गेम होता है जिसमें फर्स्ट राउंड वो दूसरी लेडी जो दूसरे राज्य से आई थी वो आराम से जीत जाती है, लेकिन इसके बाद म्यूजिक प्ले करना था। यहाँ पर म्यूजिक प्ले रैन करती है और उस दूसरी लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो ऐसा प्ले कर ही नहीं सकती थी। अब यहाँ पर एक और गेम होता था, वो था तलवारबाजी। इस राज्य के अंदर सिर्फ एक ही लड़की थी जो कि अच्छे से तलवारबाजी कर सकती थी और वो थी खुद जियांग। तो ऐसे वो खुद ही भेष बदल कर वहाँ पर लड़ने के लिए आती है और इस लड़की को काफी अच्छे सबक सिखाती है कि इसके अंदर काफी ज्यादा ईगो था। अब रात को जैसे ही जुआन इनके पास आता है वो तो उससे बात नहीं करता, सीधा किस करता है और जियांग भी उसे जरा सा भी नहीं रोकती। जिसके बाद जब जुआन बाहर की तरफ जाता है उसे वो दूसरे राज्य की प्रिंसेस एक जगह पर बैठी हुई मिलती है। तो वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन तभी उसने तो वहाँ पर कुछ तो नशे वाली चीज रखी थी जिसकी वजह से जुआन को नशा होने लग जाता है। लड़की जुआन के साथ कुछ उल्टा सीधा करती, उससे पहले ही जुआन तो उसे दूर बुड़काकर वहाँ से बाहर चला जाता है। वो तो सीधा जियांग के पास आ जाता है और कहीं जाता। और फिर होना क्या था, दोनों ही एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। जब मॉर्निंग जियांग की आँख खुलती है तो वो उसके साइड में जुआन को देख पाती है और जुआन जियांग से कहता है कि मुझे पहले से पता था तुम एक लड़की हो। जियांग कहती है तुम्हें कब पता चला? तो जुआन कहता है कि मैंने जिस दिन तुम्हें बहुत ज्यादा ड्रिंक करा दी थी ना, मुझे तो उसी दिन पता चल गया था। पर तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे तो इन दोनों की मॉम बाहर की तरफ इनकी आवाजें सुन के काफी ज्यादा खुश हो रही थी। और अब तो जुआन की मदर को भी पता चल गया था कि जो एम्परर है यानी कि जियांग वो एक लड़की है। इसके बाद रात को जब जुआन जियांग को सुलाकर बाहर की तरफ आता है तो उसका गार्ड उसके पास आकर उससे कहता है कि उसी के अंदर कोई तो अफवाह फैला रहा है कि एम्परर कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। जुआन कहता है कि आखिर ऐसा कौन कर रहा है, जल्दी से जल्दी पता लगाओ। गार्ड यहाँ से जाता ही है कि तभी यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, मंत्री आ जाता है। दूसरे राज्य से जो बंदा आ रखा था वो तो जुआन से कहने लग जाता है क्या तुम्हारे राज्य के अंदर कोई लड़का नहीं है जो एम्परर बन सके, तुमने एक लड़की को एम्परर बना दिया। जुआन इन लोगों से कहता है कि भले ही जियांग एक लड़की है लेकिन उसने इस राज्य को एक बहुत ही अच्छे एम्परर की तरह संभाला है। अब ये बात कर ही रहे थे यहाँ पर कि तभी यहाँ पर जियांग खुद ही आ जाती है। यहीं पर हम मास्क वाले बंदे को देख पाते जो कि मन के अंदर ही कह रहा था कि जियांग जितना खुश होना है खुश हो लो क्योंकि ये तुम्हारा आज आखिरी दिन है। ये कहने के बाद ही वो अपनी हुडी और मास्क हटा देता है कि जियांग ने उसे पहले ही पहचान लिया था, ये और कोई नहीं बल्कि जाओ था। यहाँ पर जाओ साफ साफ कह देता है कि तुम एक लड़की हो, इस राज्य को सिर्फ मैं ही संभाल सकता हूँ। तभी यहाँ पर जियांग के ग्रैंडफादर की एंट्री हो जाती है जिन्हें देखकर जियांग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो अभी ऊपर थोड़ी ना गए थे। ग्रैंडफादर तो आते के साथ ही जाओ को एक जोरदार थप्पड़ मारते और उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और साथ ही उसे काल कोठरी के अंदर भी डलवा देते हैं। नेक्स्ट डे हम फिर से जुआन को एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं। हर बार जुआन आकर जियांग को छेड़ता था लेकिन इस बार जियांग खुद आती है उसके पास और फिर दोनों स्माइल करते और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो चैनल से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जोर से कर देना।